नाज़रीन आदाब। इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं वेस्ट बंगाल के यूँ कह लें कि गदावर नेता और बड़े ही सीनियर लीडर जनाब मरहूम कलीमुद्दीन शम्स साहब के साहबजादे डॉक्टर जमालुद्दीन शम्स साहब। कलीमुद्दीन शम्स साहब वो शख्सियत थे जिस वक्त कोई मुस्लिम लीडर्स सामने नहीं आते थे उस वक्त वो खुलकर पूरी कम्युनिटी की क़यादत करते थे और वेस्ट बंगाल में फूड मिनिस्टर्स भी रह चुके थे। उनके ही फैमिली मेम्बर्स को एसआईआर की जानिब से नोटिस भेजा गया है। उन्हें अपने आप को प्रूव करना है कि वो इंडियन वोटर्स हैं या नहीं। तो आइए उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से जो एसआईआर नोटिस आ रहा है? क्या बोले इकबाल भाई, ये तो मजाक बना के रख दिया गया है लोगों का। जिस अंदाज से एसआईआर हो रहा है ये सही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बात नहीं है कि पहली बार एसआईआर हो रहा है। इससे पहले भी 2002 में, 2003 में, 2004 में अलग अलग रियासतों में एसआईआर हुआ था और इस साल भी एसआईआर हो रहा है। बिहार में हुआ, उत्तर प्रदेश में चल रहा है। लेकिन बंगाल के लोगों को क्यों परेशान किया जा रहा है ये बात समझ में नहीं आ रही है। काफ़ी गौर करने के बाद ये महसूस हो रहा है कि बंगाल के लोगों को टारगेट करके, उन्हें परेशान करके बंगाल के वोटर लिस्ट से उनका नाम हटाने की नापाक साजिश की जा रही है। बात ऐसी है कि ये एसआईआर जो हो रहा है, ठीक है, एसआईआर हो रहा है, होना चाहिए, आगे भी हुआ है, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है। लेकिन जिस अंदाज से बंगाल में एसआईआर किया जा रहा है, जिस तरह से बंगाल में लोगों को परेशान किया जा रहा है, ऐसा तो बिहार में भी नहीं हुआ था, अभी ऐसा तो अभी उत्तर प्रदेश में भी नहीं हो रहा है। डॉक्यूमेंटेशन का फर्क दिखाई दे रहा है सर। वहाँ आधार कार्ड और जैसे कोई शादी करके कोई बहू ससुराल गई है तो सास के डॉक्यूमेंट से उसको वेरीफाई कर दिया जाए, लेकिन यहाँ जो है आपको लिनेज मिलाना पड़ रहा है, डिटेल्स बताना पड़ रहा है चीज़ को लेकर। वजह एक ही है कि बंगाल के वोटरों को मेंटली सपोर्ट नहीं मिल रहा है, ना ही वो सपोर्ट इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से मिल रहा है और ना ही रियासती सरकार की तरफ से। हुआ ये कि बिगिनिंग में जिस तरह जब बात शुरू हुई थी एसआईआर की, तो इस रियासत की वज़ीर आला ने बहुत ज़ोर देके ये लोगों को यकीन दिलाया था या दिलवाने की कोशिश की थी कि बंगाल में एसआईआर होने नहीं देंगे। जब तक हम जिंदा रहेंगे बंगाल में एसआईआर नहीं होगा। उसकी वजह से क्या हुआ कि लोग इत्मीनान हो गए कि चलो ठीक है, एसआईआर बंगाल में नहीं होगा, अगर हुआ भी तो वोटर कार्ड, आईडी कार्ड, ये सब से ही काम चल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बंगाल में एसआईआर होने नहीं देंगे ये बात कह के जिस तरह से लोगों को ये किया गया कि जो लोग तैयारी करते थे अपने डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए, वो लोग खामोशी से बैठ गए और इसी की वजह से जब यहाँ एसआईआर शुरू हुआ है तो टाइम भी बहुत कम दिया गया और इस टाइम में जो डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, जेन्युइन वोटर्स, उस डॉक्यूमेंट्स को बनाने के लिए जो वक्फा लगता है, जो टाइम लगता है, उतना टाइम भी लोगों के पास नहीं है। लोग परेशान हैं और बहुत बुरी तरह से परेशान हैं।
यहाँ तक कि बंगाल के कई जगहों से ये भी खबर मिली है कि ये SIR के प्रेशर में आकर लोगों ने खुदकुशी कर ली। 80 साल के बुजुर्गों को भी लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है ये साबित करने के लिए कि नहीं भैया हम हिंदुस्तानी हैं। क्या बेवकूफ़ी है। सर रिसेंटली मालदा से देखा गया कि एक व्यक्ति अपने दादा के कब्र की मिट्टी लेकर के आए और कहा कि इससे आप DNA टेस्ट कर लीजिए। सही बोला। सर क्या लगता है सर ये SIR कहीं ना कहीं जो लोग इस मुल्क के लिए अपना तन मन धन और जान तक लुटा दिए इस मुल्क की तरक्की के लिए आज़ादी के लिए, उन लोगों को जब SIR की जानिब से नोटिस भेजा जाता है तो उनके दिल पर क्या गुजरता है? देखिए सिर्फ ये तो बुलाना नहीं होना सर, उनके तो बाहैसियत शहरी और उनका जो वतन परस्ती का जो जज्बा था उसके ऊपर भी तो एक तरीके से सवालिया निशान उठा है। हाँ, सवालिया निशान तो है। जैसे कि आपके वालिद साहब को लेकर के आपके फैमिली को बुला दिया गया, सर ये क्या बात हुई? अब देखिए, चूंकि सरकार उनकी है, जी अब इलेक्शन कमिश्नर भी उनका है, तो जिस तरह से उन लोगों को हिदायत दी गई है, जो प्लान वो लोग किए हैं उसी प्लान पे वो लोग काम कर रहे हैं। इसमें वो ये नहीं देख रहे हैं कि किसने इस मुल्क को रिप्रेजेंट किया है, किसने इस मुल्क की इस रियासत को रिप्रेजेंट किया है। बस उनके नज़र में यही है कि नहीं, इनका नाम नहीं रहना चाहिए इलेक्टोरल रोल में। और इसी वजह से बहुत सिली रीज़न दे के लोगों को बुलाया जा रहा है। अब मेरा सवाल ये है कि अगर हमारी सरकार, वेस्ट बंगाल की हुकूमत तो हमारी सरकार है ना, मेरी जिम्मेदारी उन पे आयद होती है। हमारा सेफ्टी, हमारी परेशानी को दूर करना उनका फ़र्ज़ है। तो पिछले कई दिनों से जो मैं देख रहा हूँ कि जो हमारी सरकार है या सरकार के जो लोग हैं, वो लोग मीडिया और पब्लिक में बोलने के अलावा कोई प्रैक्टिकल हेल्प लोगों को नहीं पहुंचा रहे हैं। सही बात है। एकदम नहीं पहुंचा रहे। सिर्फ लंबा लंबा भाषण दिया जा रहा है, तकरीरें की जा रही हैं, हम ये होने नहीं देंगे, हम वो होने नहीं देंगे, और लास्ट में हो जाता है कह रहे बर्थ सर्टिफिकेट बन जाएगा, डोमिसाइल हाँ, बन जाएगा, लेकिन कुछ रिजल्ट नहीं। क्या आया? कितने लोगों का बना? डोमिसाइल बनाने के लिए बोले कि डोमिसाइल बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये इतना लंबा प्रोसेस है कि अभी तक एक भी डोमिसाइल नहीं बना। डोमिसाइल शुरू से ही सर बड़ा प्रोसेस रहा है, हाँ, इतना इजी तो कभी था ही नहीं डोमिसाइल सर्टिफिकेट। तो आपने लोगों को बोला कि ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट दे देंगे, इसको दिखाओगे तो फिर आप SIR में कुछ दे देके चल रहा है क्या हाँ, सर तरीके से? नहीं, गरीब और मासूम लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है सरकार और सियासी पार्टियों के जरिए। विक्टिम्स हुए लोग, यहाँ के विक्टिम्स इसलिए हैं कि आप भाई बोल देते हो, बवांगे दहल बोल देते हो कि नहीं बंगाल में हम SIR होने नहीं देंगे, तो हमारे और आपके जैसे लोग तो इत्मीनान हो जाते हैं ना कि चलिए भाई बंगाल में SIR नहीं होगा। तो SIR के लिए जो प्रिपरेशन लोग ले रहे थे, उस प्रिपरेशन को छोड़ के इत्मीनान हो गया कि नहीं, हमारी CM अगर बोल रही है कि नहीं होने देगी तो नहीं होगा। अब जब नहीं होगा तो फिर परेशान होने की क्या ज़रूरत है। लेकिन आप बोल देते हैं, लेकिन आप उस कैसे आप बोल देते हैं? इस सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, उसको स्टेट गवर्नमेंट कैसे रोक सकती है? हाँ, पहली बात तो यही होता है कि रोक ही नहीं सकते, फिर बोल करके फिर बैक होना, ये तो आप तो भाई एक CM हैं, आपको तो ये मालूम है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कोई कानून पास कर रहा है तो उसको स्टेट गवर्नमेंट नहीं रोक सकता है। सही बात है। तो जब आपको मालूम है तो सामने वाले लोगों को क्यों बेवकूफ़ बना रहे हैं? यही चीज़ जो है सो मोहतरमा ममता बनर्जी ने उस वक्त भी किया। CA के टाइम पर नहीं, ये वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के तहत, वक्फ वक्त अमेंडमेंट एक्ट के तहत भी उन्होंने बोला कि बंगाल में वक्फ अमेंडमेंट बिल लागू होने नहीं देंगे, कोई यहाँ नहीं ला सकता है
जब तक हम जिंदा हैं नहीं आने देंगे। क्या होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, सेंटर आप उसको रोक सकेंगे? उनको मालूम है कि वो नहीं रोक सकेंगे, लेकिन फिर भी झूठा बहलावा दे रहे हैं, लोगों को मुगालते में रख रहे हैं। आपने मुसलमानों को इस तरह से झूठा दिलासा दिया। आज क्या हो रहा है? वक्फ अमेंडमेंट बिल भी हो रहा है, SIR भी हो रहा है। तो ये आम वोटर्स, इनोसेंट वोटर्स के साथ खेलना बंद किया जाए। ये वोटर्स जो हैं, ये लोग खेलने की चीज़ नहीं है। जैसे आप बात बात में बोलते ना खेला होवे, तो ये मुसलमान और यहाँ के वोटर्स जो इनोसेंट वोटर्स हैं वो फुटबॉल नहीं है कि आप उसको लेके खेलिएगा। प्लीज़ इसको बंद किया जाए और लोगों को कैसे राहत पहुंचाया जा सकता है ये फिक्र करने की ज़रूरत है। सर आपके मरहूम वालिद जनाब कलीमुद्दीन शम्स साहब, सबसे अहम बात आपके बड़े भाई जो थे मरहूम मोइनुद्दीन शम्स साहब, वो भी MLA रहे सर, जिसका मैं तारुफ देना भूल गया। आपके छोटे भाई निज़ामुद्दीन शम्स साहब काउंसिलर्स हैं 20 साल से काउंसिलर्स हैं। देखा जाता था अक्सर तकरीरों में, ख़ास तौर पर आपके वालिद मोहतरम जो थे, वो अपने तकरीरों में अक्सर एक जुमला जो वो कहा करते थे कि इस्लाम ख़तरे में है। तो ये जो दूरअंदेशी थी कहीं न कहीं स्पेलिंग मिसमैच, डॉक्यूमेंटेशंस में, ये तो काफ़ी अरसों से चलता आ रहा है सर। क्या उनके ज़हन में थी कि आने वाले वक्त में ऐसा कुछ होगा जिससे जो है पूरे कम्युनिटी को ख़ास तौर पर टारगेट बनाया जाएगा? वो हाँ, हिंदुस्तानी देखिए होने ये पर उनकी दूरअंदेशी थी हम्म, कि उन्होंने ये महसूस किया था कि ऐसा होगा। वो कहते थे कि इस्लाम खतरे में है। हम्म, आज से 40-50 साल पहले कहा था उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल और आज इस्लाम खतरे में नहीं है, आज तो मुसलमान खतरे में है। जी, और जब मुसलमान खतरे में है तो इस्लाम को कौन बचाएगा? सही बात है। आज मुसलमान खुद खतरे में है। घरों को रौंदा जा रहा है। हाँ, जहाँ 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 मन में आ रहा है आप बुलडोजर चला दीजिए। हमारी मसाजिद, हमारे मदरसे, हमारे कब्रिस्तान हम्म, को ढा दिया जा रहा है, कब्जा कर लिया जा रहा है। तो इस मुल्क का मुस्लिम क़यादत कहाँ है? कहाँ हैं आप लोग? सिर्फ मुसलमान आपको वोट देने के लिए ही पैदा हुआ है। बिल्कुल आप हमारी शरीयत का, हमारे तहफ़्फ़ुज़ नहीं करेंगे, आप मेरे वक्फ बोर्ड का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करेंगे, आप मेरे रोज़ाना की ज़िंदगी को आसान नहीं करेंगे, तो क्या करेंगे आप? कोई लोग घर पर नमाज पढ़ रहे हैं, हाँ। 4-5 लोग मिलके उस पर FIR कर दिया जा रहा है। ये किस तरीके की जमहूरियत है सर? आर्टिकल 14 जबकि तमाम लोगों को इजाज़त देता है अपने मज़हब और तमाम चीज़ों को फॉलो हाँ, करने का। वो तो होगा, हो रहा है, क्योंकि हमारी क़यादत हमसे ख़त्म हो गई। हमने अपनी क़यादत का गला खुद घोंट दिया है। अगर कोई आपकी क़यादत करने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश भी करता है तो हम उसकी टांगें खींच लेते हैं। उसके ऊपर टैग लगा देते हैं हाँ। तरह-तरह के। खींच लेते हैं। तो आप, अगर आपकी क़यादत आपके पास नहीं होगी तो आपकी आवाज़ कौन सुनेगा? सही बात है सर। क्योंकि वो ज़माना था जब मुल्ला जान मोहम्मद बाहयात थे, जी। कलीमुद्दीन शम्स जैसे लीडर थे, और भी हिंदुस्तान में, बिहार, बंगाल में बहुत सारे मुस्लिम लीडर थे। सैयद शहाबुद्दीन साहब थे। तो इन लोगों के मुंह में ज़बान थी। ये लोग बवांगे दहल बोलते थे, और यही वजह है कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि पार्लियामेंट में कोई ऐसा बिल लाने की बात चल रही हो, प्लान किया जा रहा हो, जिसमें कहीं ना कहीं से मुसलमानों को नुकसान हो सकता है, तो एक बार पीछे मुड़कर ज़रूर लोग देखते थे कि पार्लियामेंट में शहाबुद्दीन बैठे हुए कि नहीं, बन्ना तो अल्लाह बैठे हुए हैं कि नहीं, असदुद्दीन ओवैसी के वालिद मरहूम सलाहुद्दीन ओवैसी साहब बैठे हुए हैं कि नहीं, एक बार घूम के ज़रूर देखते थे। वो क़यादत, वो प्रेशर भी रहता था सर हाँ, कि हाँ लोग वो हैं, क़यादत थी हमारी। ऐसा नहीं है कि हमारी क़यादत नहीं थी। अभी क्या हुआ है कि अभी आपको आपकी कायद को, आपकी क़यादत को आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है।
सर इसे आप किसके ऊपर किसकी जिम्मेदारी समझ सकते हैं? क्योंकि सर सामने से कह लें बीजेपी या आरएसएस, वो तो सामने से लोग जानते हैं कि मुस्लिम्स को वो किसी भी तरीके से सामने आने देना नहीं चाहती है, लेकिन जो सेक्युलर तमाम पार्टियां रही है जो खुद को मुसलमानों का हमदर्द कहती है, लेकिन जब भी लीडरशिप की बात आती है तो कहीं ना कहीं जो उन्हें हर तरह से पोस्ट तक से हटा दिया जाता है। देखिए, जब मुसलमानों की क़यादत की बात आती है, मुसलमानों को की हिस्सेदारी की बात आती है, तो कोई सेकुलर पार्टी, हिंदुस्तान का कोई भी सेकुलर पार्टी मुसलमानों के तय ईमानदार नहीं है। वो नहीं चाहते हैं कि उनकी खाली जगहों पे कोई ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाला बैठे, नहीं चाहते हैं। वो आपकी क़यादत को आगे बढ़ने नहीं देंगे। इसीलिए क्या किया जाता है कि आपके हाथों में झंडा थमा दिया जाता है, भाई आप ये झंडा लीजिए, इनकलाब जिंदाबाद कीजिए, हमारे लिए चेयर बिछाइए, हमारे लिए दरी बिछाइए और हमको पार्लियामेंट और असेंबली में भेजते रहिए, आप इसी लायक हो। तो हमने ये काम शुरू कर दिया है बोल के लोग हमको ये इस लायक समझने लगे हैं। हम तो वो नहीं है ना कि चेयर बिछाने के लिए पैदा हुए हैं। हमने तो इस मुल्क में हुकूमत की है, हम तो हुकूमत करने के लिए पैदा हुए हैं। सर इन दिनों और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखने को मिलता है, कोई अगर मुस्लिम सियासतदान कुछ कह देते हैं, अभी रिसेंटली देखा गया महाराष्ट्र में मुमरा में एक कॉपरेटर जो है शेख साहिबा जो है वो जीत कर आई और जीत का खुश बना कि कैसे हराया। हाँ, कैसा हराया। हाँ, तो कैसा तो हराया, ये इतना चुभने वाली बात क्या थी? नहीं, चूंकि बोलने वाली मुस्लिम लड़की है, जिसको वो हरा के आई है, वो बीजेपी की कैंडिडेट को हराई है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? कैसा हराया, तो जाहिर सा तो हराई है, वो तो बोलेगा ही कैसा हराया। बिल्कुल। यहाँ भी तो कहते रहते लीडर ऑपोजिशन ममता की हारिए दीची, हाँ, हारिए दीची, बार बार कहते रहते, तो कोई मसला नहीं कोई मसला नहीं उनके लिए। वो नाम जो है वो नाम की वजह से मसला है। सर और एक बड़ा अहम सवाल है सर, देखिए क्योंकि आपका सियासी घरानों से ताल्लुकात रहा है सर और सियासत को बहुत करीब से आप देखते रहे, इन दिनों देखा जाता है कि इलाकों में, ख़ासतौर पर मुस्लिम इलाकों में, नौजवानों को जो है सियासत के नाम पर जो है साथ में जोड़ा जाता है और झंडा उठाया जाता है, लेकिन जोड़ा नहीं जाता, इस्तेमाल किया जाता है। जोड़ा जाता तो हमारे मोहल्ले में ड्रग एडिक्ट्स पैदा नहीं होते, हमारे मोहल्ले में कायद पैदा होते। जोड़ा नहीं जाता है, उनको थमा दिया जाता है और वो हम इतने बेवकूफ़ हैं कि हम ख्वाब खरगोश में मुब्तला हैं। क्या कहेंगे नौजवानों से? ये नौजवानों से कहने का क्या है, नौजवान खुद ही समझदार हैं। उनको कभी कभी समझ में आता है कि उनसे इस्तेमाल किया जा रहा है वो, हाँ, उनको इस्तेमाल किया जा रहा है, वो इस्तेमाल हो रहे हैं। लेकिन भाई इतना तो हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि आपको इस बात का ख्याल रखना होगा और देखना होगा कि आपको कोई इस्तेमाल ना करे। आपको इस दुनिया में भेजा ही गया है हुकूमत करने के लिए। हुक्मरानी आपके वर्षे में है। आप चेयर और टेबल बिछाने के लिए पैदा नहीं किए गए। आपके आबा व अजदाद ने जो कुर्बानियाँ दी हैं वो इसलिए नहीं दिए हैं कि उनके बच्चे, जब ये मुल्क आज़ाद होगा तो उनके बच्चों को के हिस्से में चेयर बिछाना आएगा या पार्टी का झंडा लेके इनकलाब जिंदाबाद करने के अलावा और कुछ नहीं आएगा। रहनुमाई करना था। हाँ, जिस नौजवान को रहनुमाई करने की ज़रूरत है वो आज का नौजवान रहनुमाओं के पीछे, उनकी चापलूसी में, उनकी चमचागिरी में लगे हुए हैं। सर आखिरी और अहम सवाल सर, क्या बंगाल के लिए या यूँ कह लें फिर हिंदुस्तान के लिए ये शर्मनाक काम है या शर्मसार करने वाला ये हरकत है कि ऐसे लीडर जिन्होंने क़यादत की है पूरे मुल्क में, जनाब कलीमुद्दीन शम्स साहब, मरहूम मोइनुद्दीन शम्स साहब, उनके परिवार वालों को, नेताजी के परिवार वालों को अपना सिटीजनशिप प्रूफ करना पड़ा सर, ये शर्म की बात
शर्म की बात नहीं, शर्म तो उनको आनी चाहिए। ये हमारे लिए दुख की बात है दुख की बात है। कि जिस मुल्क के लिए हमारे आबाओ अजदाद ने अपना सब कुछ निछावर कर दिया, उनके बच्चों को आज इस मुल्क में बाहर शहरी होने के लिए प्रूफ करने के लिए दर बदर की ठोकरें खाना पड़ रहा है, सबके दरवाजे पे जाकर दस्तक देना पड़ रहा है। यही हो रहा है।